नमस्कार दोस्तों। ईरान पर इजरायल और अमेरिकी हमले के 6 दिन हो गए। इन 6 दिनों में ईरान से तबाही की तमाम तस्वीरें आई। 150 से ज्यादा बच्चों की मौतों की तस्वीरें। ईरान के जवाबी हमले में इजरायल और अलग अलग देशों से तबाही की तस्वीरें आई। लेकिन कई सवाल हैं जिनका जवाब दुनिया भर में तलाशा जा रहा है कि ये जंग, ये युद्ध दुनिया को किसी बड़े महायुद्ध के मुहाने की तरफ धकेल रहा है। और इन सवालों का जवाब तलाशने के बीच एक घटना हुई। ईरान का एक युद्धपोत जो भारत में युद्धाभ्यास में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने आया था, मिलन 2026, जिसमें 60-70 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था। वहां से जब ईरान का वो युद्धपोत लौट रहा था, तब हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने उस युद्धपोत को, जो भारत से लौट रहा था, उस युद्धपोत को टारगेट किया, उसे डुबो दिया, जिसमें कहा जा रहा है लगभग 90 जो ईरानी नौसैनिक थे उनकी मौत हो गई। 180 सवार थे, जिनमें से कुछ अभी जिंदा हैं, जिन्हें श्रीलंका की नौसेना ने बचाया। अब सवाल इसके साथ यह भी उठ रहा है कि अगर ईरान का कोई युद्धपोत भारत के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में शामिल होने आया, उसकी वापसी के वक्त हिंद महासागर में उसे टारगेट करके उड़ा दिया गया अमेरिका की तरफ से, क्या भारत की तरफ से इस पर चुप्पी बनती है? क्या भारत की प्रतिक्रिया इस पर नहीं आनी चाहिए? जो ईरानी युद्धपोत को टारगेट करने के बाद 24 घंटे से लगातार पूछा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। सवाल यह भी कि अमेरिकी दादागिरी पर प्रधानमंत्री मोदी क्यों चुप हैं? भारत जैसा देश क्या ऐसे मौके पर यूएन चार्टर का हवाला देकर, अंतरराष्ट्रीय नियमों कानूनों का हवाला देकर भी अपनी जुबान नहीं खोल सकता? जब स्पेन जैसे छोटे देश, जिनके पास न्यूक्लियर ताकत भी नहीं है, जब वो भी एतराज जता रहे हैं अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ, जब नेटो के सदस्य देश जो अमेरिका के एलाय रहे, ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक, वहां से भी आवाजें आ रही है कि हमला गलत है, अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ अलग अलग देशों से आवाजें आ रही है, स्वीडन से और नॉर्वे से भी। फिर भारत की चुप्पी। ऐसे बहुत सारे सवाल। और जैसा कि मैंने कहा, इसके बड़े खतरे, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अभी मैंने देखा ईरानी एक जनरल का बयान आया है, युद्ध कितने दिन चले ये हमारे लिए मायने नहीं रखता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने 8 साल युद्ध झेला है, हम इस युद्ध को तभी खत्म करेंगे जब हम अपने मकसद पूरे कर लेंगे। और इसी बीच अमेरिका की तरफ से भी तरह तरह के वीडियो जारी किए गए जश्न मनाते हुए इजराइल की तरफ से। हमारे साथ एक खास मेहमान है, मेजर जनरल विशंभर दयाल साहब। 3-4 दिनों से लगातार जब से ये जंग छिड़ी है, मैं उनके बयान, उनकी राय अलग अलग मीडिया चैनलों पर देख रहा था। मैंने उनसे आग्रह किया कि एक आर्मी वेटरन के तौर पर, चूंकि आप जानते हैं बाहर भी, जैसा कि उन्होंने अभी बताया, रसिया में भी उनकी पोस्टिंग रही है, कूटनीतिक मसले के साथ साथ एक आर्मी वेटरन के तौर पर क्या समझते हैं ऐसी स्थिति में, उनसे आग्रह किया। वो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं। चैनल में बतौर एडिटर मैंने पहले उनसे कई बार डिबेट किया, लेकिन यूट्यूब पर पहली बार आए। बहुत बहुत स्वागत है जनरल विशंभर दयाल साहब। तो पहला सवाल, थैंक यू बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो यही है सर, जो मैंने पहले पूछा, स्क्रीन पर वो सवाल लाएं कि ईरानी युद्धपोत पर जिस ढंग से हमला हुआ, वो नौसैनिक, ईरानी नौसैनिक जो भारत में आए थे, मिलन 2026 में हिस्सा लेकर लौट रहे थे, जिस समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया, उस समारोह में हमारी राष्ट्रपति खुद मौजूद थी मुख्य अतिथि के तौर पर, वो तस्वीरें हमने देखी। और उसके बाद क्या उस युद्धपोत को डुबोने के बाद, उस पर अटैक करने के बाद भारत की चुप्पी बनती है, या हम चुप्पी एक्सपेक्ट करके अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? अजीत जी देखिए, ये इतना ही अनलॉफुल है, चाहे ये बेशक इंटरनेशनल वाटर्स में हो और चाहे बेशक इंटरनेशनल वाटर्स पर किसी की डोमेन नहीं है, और अमेरिका जो चाहे कुछ भी कर सकता है, जो दुनिया कह रही है आज के दिन, ये अनलॉफुल है, इसमें कोई शक की बात नहीं, और एक क्रूअल है। और भारत के, मैं समझता हूँ भारत को एक चीज स्पष्ट होनी चाहिए, ये अमेरिका एक चीज, बड़ी चीज दिखाता है, अमेरिका का भारत के अंदर जो ट्रस्ट डेफिशिट है, कंप्लीट ट्रस्ट डेफिशिट है, उसको इंडिकेट करता है।
भारत को क्यों नहीं बोलना चाहिए? भारत को अपनी प्रतिक्रिया, भारत को जैसे ही हुआ, भारत की ज़्यादा बड़ी कैपेबिलिटी है, भारत को उसकी उसकी उसके जो एड है, जो भी ऐसे हादसे के बाद जो एड देनी होती है, भारत को वो एड भी देनी चाहिए थी, मेरा मानना ये है। देखिए आप एक दुनिया एक दौर से गुज़र रही है अजीत जी। एक दौर था, समझदार लोगों का दौर था और एक ऐसा दौर था जब जब इस चीज़ की इंसानियत की कदर थी, स्टेट्समैन का दौर था। स्टेट्समैन में चुप्पी का अलग मतलब था। एक स्टेट्समैन जब दूसरे स्टेट्समैन या दूसरी कंट्री की चुप्पी होती थी, वो उसको असहमति के तौर पे लेता था और वो कहता था एग्रीमेंट होगी तो ये करेंगे और ये बोलेंगे। ये इनकी असहमति है और वो उसमें आगे नहीं बढ़ते थे। ये दौर स्टेट्समैन का नहीं है। ये दौर पॉलिटिशियंस का है, सेल्फ सर्विंग पॉलिटिशियंस इस दुनिया में सत्ता में आ गए हैं दूसरे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। ऐसे दौर में ये किसी चीज की परवाह नहीं करते, ये चुप्पी को ये सहमति समझते हैं, चुप्पी को ये कमजोरी समझते हैं। जैसे दादा समझता है ना कि आपने छोटी छोटी पिक्चरें देख के बड़े कि दादा घूम रहा है, कोई नहीं बोल रहा, जब तक हीरो नहीं स्क्रीन पे आता तो वो समझता है ये सब मेरे साथ है, ये नहीं बोलेगा कोई भी। तो ये अमेरिका की जो साइक है इससे और मजबूत होती है। तो मेरा मानना ये है कि इसमें तो आपके और मुझे मैं ये भी नहीं मैं कोई ये भी नहीं क्लैरिफाई कर रहा। देखिए ये आर्म्ड हो सकते हैं लेकिन ये एम्युनिशन नहीं हो सकती। और हल्की फुल्की एम्युनिशन हो जो अपनी जब इन्होंने स्टार्ट किया था, ऐसा एम्युनिशन इनके पास हो सकता है जो पायरेट्स वगैरह या सी पे जो नेवल शिप्स करती होंगी, लेकिन एक्सरसाइज मिलन थी, मेल जोल की एक्सरसाइज थी, तो मैं नहीं समझता वो पूरी तरह से एम्युनिशन लेके आए होंगे ऐसी एक्सरसाइज के लिए। ये एक बहुत विश्वासघात है और मैं समझता हूँ भारत को इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भारत को बिल्कुल बोलना चाहिए ये गलत कार्रवाई है, ये बिल्कुल गलत है। ये मत जाइए कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लव एंड वॉर इज फाइन, पर लव एंड वॉर का मीनिंग कहां तक है? कहां तक वॉर? वॉर का मतलब ये थोड़ी है कि कल आप हमारे 20 किलोमीटर कोस्ट, कल हमारे अंडमान के बाद, निकोबार के बाद कोई भी कार्गो शिप किसी की है, आप उसको मार दो कि भाई ये दुश्मन की है और आपको ये तो एवरीथिंग इज लव एंड फेयर इन लव एंड वॉर। ये बिल्कुल गलत है। चुप्पी इस टाइम पे किसी किस्म की चुप्पी किसी दुनिया के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, हमारी छवि के हित में नहीं है, हमारा जिस तरह से बढ़ता हुआ हमारा वर्चस्व है उसके हक में नहीं है, हमारी जिस तरह से बढ़ती इकोनॉमी है, जिस तरह से बढ़ता हुआ हमारा हमारा देश है, ये बिल्कुल अगर आप विकसित चाहते हो अपने आप को 2047 में, तो आप विकसित के अलावा आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट भी तो होंगे कि आप गलत को गलत बोल सके, ठीक को। ये गांधी का देश है साहब। वो गरीब आदमी धोती पहन के, एक लंगोटी पहन के दुनिया में जो गलत था उसको गलत बोलने से नहीं कर रहा। तो साहब आज तो भारत बहुत मजबूत है। भारत से मजबूत कोई भी देश नहीं है जो इस चीज को बिल्कुल रोक सके, जो कह सके ये गलत है, इसको रोकिए मत, ये बिल्कुल गलत है, मेरा मानना है। ये बहुत अहम बात आपने कही मेजर जनरल विशंबर दयाल। हम सब लोगों ने जब वो कल तस्वीरें देखी कि जिस ढंग से ईरानी युद्धपोत को डुबोया गया और उसके बाद श्रीलंकन नौसेना ने फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पर रिएक्ट किया और उसके बाद वहां पहुंची और वहां से रेस्क्यू किया 35-40 लोग वहां श्रीलंका में उनका इलाज चल रहा है, हॉस्पिटल में है। लेकिन अगर ईरानी युद्धपोत विशाखापत्तनम आया, मेजबान भारत था, भारत की मेजबानी में भारत के न्योते पर ईरानी युद्धपोत आया और यहां से वो युद्धपोत लौट रहा था, उसको अमेरिका ने उड़ा दिया टारगेटेड ढंग से हिंद महासागर में, और भारत की चुप्पी है प्रधानमंत्री मोदी की, तो सही आपने कहा इसको कमजोरी माना जाएगा। लेकिन इतनी मजबूरी क्यों? मैं इसमें मजबूरी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। ये मजबूरी क्यों है कि आप अमेरिका की नाइंसाफियों के खिलाफ भी जुबान खोलने से परहेज करते? क्योंकि हम सबके सवाल अपने देश के प्रधानमंत्री से। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी खुद को कहते हैं, विश्व गुरु अघोषित और घोषित है, लेकिन आप बोल भी नहीं सकते कि यह गलत है। देखिए एक अजीत जी, एक बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में, इस दुनिया में जब हाहाकार मची हुई है, अनस्टेबिलिटी है, हमारे देश के वोटर्स ने बहुत सोच समझ के आपको तीसरी बार इस देश को एक स्टेबल सरकार दी। काश, मैं तो कहता हूं किसी ने मनमोहन जी को 275 एमपी दे दिए होते, या वाजपेयी जी को एक साथ 275 एमपी दे दिए होते, इधर उधर के धड़ों पर नहीं विश्वास करना, भरोसा नहीं करना पड़ता। आज आपके पास पूरी बहुमत की सरकार है, मतलब पूरा देश आपके साथ है। गलियों में ऑपोजिशन जो है वो किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे डिफरेंसेस होंगे, वो बोलेगी, वो बात अलग है, लेकिन देश ने आपको
एक सत्ता दी है जो बिल्कुल स्टेबल है, मतलब स्टेबल गवर्नमेंट। जो स्टेबल डेमोक्रेसीज हैं उसके अंदर मतलब डेमोक्रेटिक वॉइसेस में ऑपोजिशन की वॉइसेस जरूर हो सकती हैं, लेकिन जब आपके पास इतनी स्टेबल गवर्नमेंट है तो आपके पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए। हर चीज प्राइम मिनिस्टर के डोर पे जाकर नहीं रुकनी चाहिए। फॉरेन मिनिस्ट्री है साहब, दुनिया भर के थिंक टैंक्स हैं, दुनिया भर के और मैकेनिज्म्स हैं। आपका यूएन में वो है, आप हर एक ट्रीटी के सिग्नेटरी हैं। तो कहीं ना कहीं हर बात प्राइम मिनिस्टर ना कह के फॉरेन मिनिस्ट्री का दायित्व मैं समझता हूं बनता है कि इसके ऊपर एक प्रतिक्रिया जरूर दें और रक्षा दुनिया को मंत्री, बताएं। रक्षा बिल्कुल, मंत्री कहे, कोई कहे, लेकिन भाई अमेरिका में कुछ बातें ट्रंप कहते हैं, कुछ मार्को रूबियो कहते हैं, कुछ जेडी बिल्कुल वैंस कहते कहते हैं, कुछ और लोग कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हाँ, हाँ, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे या तो आवाज निकलती नहीं निकलती है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर के किसी दौरे से, प्राइम मिनिस्टर के टाइम जब वो विजिट करते हैं, फॉरेन विजिट होता है, तब एक उभर के आती है, फिर हम एक अलग तस्वीर देखते हैं, वरना हम साइलेंटली काम करते हैं। मतलब डेमोक्रेटिक पिलर्स जो हैं, जो जो देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप अजीत जी आप लोग मेरे से ज्यादा इन चीजों पे अध्ययन की, मैं तो एक फौजी आदमी, मेरा मानना यह है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है बहुत ही फाइन किस्म की गवर्नमेंट, उसमें मर्यादाओं का, उसमें उसमें किसकी क्या जिम्मेवारी है, उसमें कौन क्या कर सकता है, उसकी एक बड़ी फाइन लाइन है। और उस लाइन को जब अगर आप उस लाइन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टाइप लगने लग जाते हो, तो उसके फिर नुकसान हो जाते हैं कई बार। मेरा मानना यह है कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट जो है इसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। आप कैसे वर्ड करते हैं, आप किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, और अगर आप एक्सप्रेस भी करते हैं, मान लो आपने प्राइवेटली अमेरिका को बोला भी है कुछ, तो क्योंकि इतनी बड़ी जनता 140 करोड़ लोग हैं, डेमोक्रेसी का फायदा तो यही है, जब 140 करोड़ लोग के ब्याह पे पब्लिक में कोई चीज जाती है तो दूसरी कंट्री पे अलग असर पड़ता है ना। तो ये जो ताकत है भारत की, ये कहीं मेरे ख्याल में आप इसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये मेरा मानना अच्छा, एक छोटा सा जवाब, उसके बाद बहुत सारे सवाल हैं। भारत को ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए अगर हमारी मेजबानी में आए एक ईरानी युद्धपोत को अमेरिका ने श्रीलंका के पास, वहां से मेरे ख्याल से 40-50 नॉटिकल मील दूर डुबो दिया? भारत को क्या करना चाहिए? सिर्फ बयान देना चाहिए, जो बयान देने से भी बच रहा है भारत, या क्या करना चाहिए? मैं समझना चाहता हूं, उसके बाद अगले है। सवाल पे देखिए आते हैं। देखिए अमेरिका आज के दिन किसी की सुनने को तैयार नहीं है। अमेरिका आज के दिन यूनिपोलरिज्म कह लो, या इसको ट्रम्पिज्म कह लो, या ट्रम्प टेररिज्म कह लो, कुछ भी कह लो इसको, हम्म, अमेरिका वन वे पुश कर रहा है दुनिया को। हम्म, मैं असली मुद्दे पर जब आऊंगा, जब बताऊंगा कि एक अच्छे खासे इलाके को कैसे उसने डिस्टर्ब कर दिया, कैसे उसकी साजिश है, और ये एक सिंगल पॉइंट है। इस टाइम पे वो कोई इससे ज्यादा नहीं सुन, लेकिन डिस्प्लेजर कन्वे करना, अपनी अनहैप्पीनेस शो करना, अपना 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 इस पे आपत्ति शो करना, उसमें आपका कोई कुछ नहीं, और उसको कहना इस पे सोचने की बात है। वो सुने ना सुने दूसरी बात अलग है, लेकिन अगर पूरे भारत से अगर अगले 2 दिन तक की आवाज निकलती है कि ये गलत है, ये आपत्तिजनक है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो पब्लिक है अमेरिका की, वो समझेगी ना, 140 करोड़ लोगों की आवाज वो भी तो समझेगी कि ये आपत्तिजनक है। और ये तो आपत्ति जाहिर करने में मैं नहीं समझता कि क्या कुछ बिगड़ सकता है। और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ अजीत जी, ये जो आपत्ति जो है, जब पिछले 50 दिन से 60 दिन से, जनवरी से जब ये बादल मंडरा रहे थे खाड़ी के ऊपर, और ये जब अमेरिका जो है अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज कर रहा था, ये ऐसे तो लड्डू खाने के लिए तो यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेके नहीं आता ना, एयरक्राफ्ट कैरियर को, और गैरल फोर्ड को इसलिए तो लेके नहीं आता। तो तभी लोगों को ये एक कंट्रीज को यूनाइट होके, बिकॉज अमेरिका की कुछ और स्ट्रेटजी है जो जैसे आप बात करेंगे वो सामने आएगी। अब एक बात है, जैसे आपने कहा ना कि अमेरिका की दादागिरी स्ट्रेटजी जो भी है, अब जैसे देखिए स्पेन जैसा छोटा सा देश, न्यूक्लियर पावर भी नहीं है, उसने कहा नो टू वार, और हम इजराइल और अमेरिकी इस एक्शन की स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने निंदा की और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, और उसके बाद उनकी मुखालफत के उनके बयान आए। नतीजा ये हुआ कि ट्रंप ने कहा कि स्पेन से हम सारे जो भी हमारे आर्थिक कारोबार, व्यापारिक रिश्ते खत्म कर लेंगे। तो ट्रंप तुरंत रिएक्ट ऐसे करते, यही उन्होंने ब्रिटेन को लेकर भी नाराजगी जताई। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी इतने दबाव में हैं, इतने डरे हुए हैं, इतने परेशान, चिंतित, मजबूर हैं, इसलिए नहीं बोल पा रहे कि अमेरिका का डोमिनेंस भारत की विदेश नीति पर इतना ज्यादा हो गया? देखिए मैं सॉरी, मेरा फोन डिस्टर्ब कर रहा था, मैं उसको लो पे करना भूल गया। तो देखिए मैं नहीं समझता कि इसके कारण क्या है। देखिए
मैं ये भी नहीं समझता कि भाई छोटी कंट्रीज के साथ क्यों कंपेयर किया जाए। मेरा मानना ये है कि अगर आपको वर्ल्ड में, इस दुनिया में, अगर आपको अपनी साख जिसको बोलते हैं ना, कि दुनिया ये एक्नॉलेज करे कि आप एक इमर्जिंग पावर नहीं है, आप ऑलरेडी पावरफुल हैं, आप मिलिट्री पावर हैं, आप इकोनॉमिक पावर हैं, आप एक डेमोक्रेटिक पावर है, एक स्टेबल डेमोक्रेसी है साहब। यहाँ कोई हम ऐसी डेमोक्रेसी में थोड़ी हैं जहां पे मतलब कि भाई बनाना डेमोक्रेसी हो। हम एक बहुत स्टेबल डेमोक्रेसी में है। ऐसे टाइम पे मेरा मानना यह है कि आपको जब लड़ाई के बादल थे, तो जो साउथ ग्लोबल, आज किसको दुख है सबसे ज्यादा? साउथ ईस्ट एशिया को, गरीब मुल्कों को। सबसे बड़ी पॉकेट तो अगर 40-50 दिन चल गया तो सबसे बड़ी पॉकेट तो साउथ ईस्ट एशिया में 140 करोड़ तो लोग आपके हैं ना। चाइना के पास तो एक कॉरिडोर है, प्रॉपर पाइपलाइन है चाइना और रशिया के बीच में। वो अपनी ट्रांसफर कर देगा अपनी डिमांड। और रशिया ने कम की थी उसकी ऑयल की डिमांड, रशिया ने उसका ऑयल पे कर्टेल किया था, तभी वो उसने और किया। तो सबसे दुविधा हमारी है, हमारे साथ और गरीब मुल्क हैं, श्रीलंका है। अब हमारे बांग्लादेश के डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन है तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट। जो जितनी भी कंट्रीज हैं, यहाँ सबकी दुविधाएं बढ़ेंगी। आवाज आ रही है आपको? अब हाँ सवाल जी। उठता है कि फिर आपका लगता है फोन आ रहा है। सब मैं करता हूँ फोन ना, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। सॉरी। अब सवाल उठता है कि दुनिया भर की नजर इस बात पर है कि भारत चुपचाप सन्नाटे में है। भले वेस्ट एशिया के कुछ लीडरशिप को, यूएई के प्रेसिडेंट को या एक दो लोगों को भारत ने बात की है। उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी इजरायल होकर आए। अब ये ट्रंप की जिद और सनक के सामने भारत की चुप्पी, और जिस तरह से टारगेटेड अटैक अमेरिका ने किया और रिटेलिएट जिस ढंग से ईरान कर रहा है, आज छठा दिन है। यहां से आप बहुत किसी बड़े खतरे का अंदेशा देख रहे हैं। कहां थमने और रुकने वाला है? बिल्कुल अजीत जी, देखिए लड़ाई है और लड़ाई में ऐसे नहीं जाती। देखिए पहले तो अमेरिका की आपको ग्रैंड स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी। और ग्रैंड स्ट्रैटेजी अमेरिका की इस लड़ाई को लेके सिर्फ ईरान के तेल या ईरान तक सीमित नहीं है, ईरान की सत्ता बदलने की और न्यूक्लियर उसको डिस्ट्रॉय करने की नहीं है। ग्रैंड स्ट्रैटेजी है किस तरह से अमेरिका मार्जिनलाइज करे कंप्लीट चाइना को, किस तरह से आइसोलेट करे रशिया को, और किस तरह से इंडिफरेंट करे वो कंट्रीज को जो उभरती हुई कंट्री जैसे इंडिया है, जैसे साउथ अफ्रीका है, जैसे ब्राजील है। ये 5-6 कंट्रीज बड़ी बड़ी है ना। इसमें 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 जर्मनी भी आता है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अब अपनी खुद की लड़ाई में फंसे हुए हैं। ईयू फंसा हुआ है यूक्रेन के साथ। तो किस तरह से इनकी आवाज को इंडिफरेंट किया जाए, दुनिया इनकी आवाज को इंडिफरेंट समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या बोल रहे। तो और इस एरिया को कंप्लीटली कंट्रोल किया जाए, नॉट ओनली फ्रॉम दी एनर्जी सोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू, पर ये एरिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक कॉरिडोर है, लॉजिस्टिक कॉरिडोर का जंक्शन है। ये साउथ ईस्ट, ये जो मिडिल ईस्ट है, ये इसकी अहमियत है। सारी ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट टू ईस्ट, सारी ट्रांसपोर्टेशन, सारी सी लाइन वेस्ट टू ईस्ट, सारे कम्युनिकेशन वेस्ट टू ईस्ट, ये सबको कंट्रोल करता है। और आप पूरी एनर्जी को आप कंट्रोल करते हैं। तो वेनेजुला के बाद अगर आप इसमें रोड़ा सिर्फ एक मुल्क है, वो था ईरान। तो ये उसकी ग्रैंड स्ट्रैटेजी थी। और उसकी स्ट्रैटेजी ये थी कि ईरान किसी तरह से इतना डिप्लीट कर दो कि ईरान के लोग जो हैं, सत्ता ऐसे नहीं बदली जाती जब तक ग्राउंड ट्रूप्स ना जाए, तो वो नहीं भेजना चाहता ग्राउंड ट्रूप, कि आप इतना पनिश कर दो ईरान को कि ईरान के लोग जो हैं वो उठ के थक के कहें भगाओ जो थोड़े बहुत हार्डलाइनर्स हैं। लेकिन अजीत जी ऐसा नहीं हो रहा। जैसे लड़ाई होती है, आपने पूरी टॉप लीडरशिप एलिमिनेट कर दी, आपने उसके कम्युनिकेशन सिस्टम्स, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया, बहुत भारी नुकसान पहुंचा ईरान में ओवर 1000 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। उनका जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है वो भरा पड़ा है तेहरान के अंदर। आपने डिस्ट्रक्शन की है, लेकिन आपको ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान पूरे एरिया को इन्वॉल्व कर देगा। आपको पता होना चाहिए था एज ए सुपर पावर कि ईरान इन्वॉल्व करेगा, इससे पूरा एरिया इन्वॉल्व हो जाएगा।
इससे पूरा का पूरा गल्फ इन्वॉल्व हो गया, इससे पूरा का पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे इफेक्ट पड़ गया, इससे ऑलरेडी जो एनर्जी सोर्सेज है उस पर ऑलरेडी इफेक्ट पड़ गया। तो ये जो उसकी स्ट्रैटेजी है उसमें ईरान एक मोहरा है, लेकिन दुनिया पे कंट्रोल करना उसका असली दाव। अब ये लड़ाई लंबी क्यों चलेगी? क्योंकि खोमेनी के एक इंसान नहीं थे, खोमेनी एक इंडिविजुअल नहीं थे, वो एक इंस्टीट्यूट थे, वो एक लीगेसी थे, एक तरह से वो एक इसका पूरा सिस्टम थे। उन्होंने 40 साल में एक सिस्टम डेवलप किया और उनके जाने के बाद उन्होंने ईरान ने अपना जो सिस्टम है उसको पिछले 6 महीने में उसको और रिफाइन कर दिया। तो आप किसी भी लीगेसी को किसी भी रिलीजियस एक्ट कह के उसको डिसमिस कर दें, नहीं, ईरान के अंदर अगर 30% लोग विद्रोही हैं तो 40% लोग सपोर्ट में भी हैं, 30% लोग न्यूट्रल भी हैं। तो ये जो लोग हैं, ये जब आपने उनकी कंट्री पे इतनी तहश-महश मचा दी तो कहीं यूनिफिकेशन होगी और लड़ाई लंबी चलेगी। और सबसे बड़ा डर मुझे है कि अगर लड़ाई लंबी चली तो आखिर क्या करेगा? हम देखेंगे 3rd वीक में B2 बॉम्बर्स होंगी, हैवी पनिशमेंट होगी और लगातार कारपेट बॉम्बिंग होगी। लेकिन अगर फिर भी सफल नहीं है तो हो सकता है कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल कर दें, बिकॉज टैक्टिकल न्यूक्स इस्तेमाल कर लें ट्रंप साहब, उनका कोई भरोसा नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं है साहब। तो सबसे बड़ा डर उस चीज का है। सबसे बड़ा डर है कि ये रीजन जो है लॉन्ग टर्म के लिए अनस्टेबल और एनार्किज्म में ना चला जाए। ये सारी की सारी मोनार्कीज हैं, ये अपने कंट्रीज को अपने ढंग से चला रही है। यहाँ डिसेंशन, यहाँ डिप्लीशन, आखिर है क्या? तेल ही तो है, बाकी तो जंगल है साहब, बाकी तो पानी भी आप रिफाइन करके पी रहे हैं, बिजली भी उसी से पैदा कर रहे हैं, सारा का सारा उसी ढांचे पे है। 50% किसी कंट्री में एक्सपेट्स हैं, बाहर के लोग हैं, तो कौन डिफेंडर है यहाँ? तो आपने तबाही जो है वो दुनिया को तबाही के उस पे लाके खड़ा कर दिया है। और अजीत जी, इसमें बड़ा डर है मुझे कि भाई लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन बहुत सीरियस हो सकते हैं। इसमें एक और डर है अजीत जी, आपको एक बात कहूं, सबसे बड़ा डर क्या है? एक डर तो ये है कि इस लड़ाई में विक्टर हो जाए अमेरिका, तो न्यू कॉलोनिज्म और एक पावर है वहां, कम से कम 5 साल 10 साल बाद कोई बदलाव तो आ सकता है, तो वो शायद दोबारा से कुछ मॉडरेट हो सकता है, लेकिन उसका कंट्रोल होगा। और दूसरा सबसे बड़ा डर एक और है, अगर मान लो ईरान के अंदर हार्डलाइनर्स सर्वाइव कर जाते हैं और वो एंड ऑफ द वॉर में फाइनल स्टेट पे वो अभी भी जिंदा है, उनके कंट्रोल में है ईरान, तो क्या ईरान में जो हार्डलाइनर्स हैं, जो सिर्फ हिजबुल्लाह और हमास और हौतीज के हिमैती हैं, क्या दुनिया में तो इसको नहीं फैला देंगे? वो भी तो डर है ना। जब एक सोच ऐसी हो, जब एक ऐसा हार्डलाइन एलिमेंट हो जो दहशत को और दहशतगर्दी को अपनी फिलॉसफी समझता हो और उसको अपनी आइडियोलॉजी समझता हो, उसको विक्ट्री मान ले, तो अजीत जी जो शांति हमें लग रही है तालिबान ने अफगानिस्तान में लाने की कोशिश की है, सीरिया में पीस है थोड़ी बहुत, इराक में पीस है थोड़ी बहुत, ये पूरा एरिया कहीं ऐसा तो नहीं फिर एक और दूसरे किस्म का की दुनिया देखेगा? आपने बहुत बड़ी बात कही, 2-3 बातें। एक आपने कहा कि जिस ढंग से ये वार जिस दिशा में जा रही है उससे ये खतरा है कि अमेरिका B2 बॉम्बर से लेकर और आखिर में सेलेक्टिव ढंग से टारगेटेड न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल करे। हो सकता है, मेरा मानना ये है कि अगर मान लो बात कंट्रोल में नहीं आई तो हार के थोड़ी जाएंगे, कोई रास्ता तो निकालेंगे ना। और अगर मान लो निगोशिएटिंग पार्टी जो है कोई ऐसा फॉर्मूला ना दे पाए जहां से ट्रंप जो है फेस सेविंग करके निकल जाए, आप जो है ग्रीनलैंड से तो फेस सेविंग करके निकल गए, राइट? वेनेजुला में आपकी मनमानी चल गई, आप जहां पे आपने टैरिफ लगाने थे कहीं आपने लगा दिए, कहीं फेस सेविंग करके निकल गए। आप जब साउथ नॉर्थ कोरिया से आपको फेस सेविंग करके निकलना था, आपने एक फॉर्मूला निकाल दिया। अगर यहां से कोई फॉर्मूला नहीं निकलता है तो आप इतने बैकफुट पे जाके अमेरिका चला गया तो वो भी दुनिया के लिए ठीक नहीं है। वो भी तो फिर चाइना कैसे एक्सप्लॉइट करेगा दुनिया को साहब, फिर कैसे मतलब ईरान में ये जो ईरान का हार्डलाइनर्स है ये कैसे करेगा, उसका भी बहुत बड़ा डेंजर है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इस दुनिया को यूएन चार्टर के जरिए चलाना चाहते हैं, जो इसको लॉ अबाइडिंग वर्ल्ड के इंटरनेशनल लॉ की इज्जत के तहत जो इस दुनिया को चलाना चाहते हैं, वो जो ह्यूमैनिटी है वो एज ए बल्क सफर करेगी साहब, बल्क सफर करेगी। खतरा बहुत है, गंभीर इश्यूज हैं अजीत जी। मैं और आप बहुत
छोटे हैं इस लेवल पे, डिसीजन मेकर नहीं है, इसके बहुत सीरियस इंप्लीकेशन हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि जिस ढंग से जैसे ये पहले किसी को भी लगा होगा फर्स्ट डे 28 को ये शुरू हुआ, फर्स्ट को किसी को भी लग सकता है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि खामेनेई को एलिमिनेट कर दिया, उनके साथ 40-50 उनके कमांडर्स और लीडर्स एलिमिनेट हो गए, तो ईरान की कमर टूट जाएगी, 1-2 दिन तक रिटेलिएशन करेंगे और उसके बाद वो ठंडे हो जाएंगे। ऐसा सोचने वाले बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है अमेरिकन भी होंगे, हो सकता है इजरायली भी होंगे। लेकिन आज की तारीख में मेजर जनरल विशंबर दयाल, आपको लगता है कि ईरान किसी भी सूरत में बैकफुट पर अगले 5 दिन 7 दिन में जाने वाला है? वहां के जनरल्स के जो बयान है वो कह रहे हैं हम अगर 4 हफ्ते 6 हफ्ते 2 महीने चलेगा हम लड़ने मरने को तैयार है। बिल्कुल नहीं लगता। देखिए आज की जो लड़ाई है कल क्या होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो आज के हालात हैं, जो आज की पोस्चरिंग है, जो आज का रिस्पॉन्स है दोनों साइड से, मुझे नहीं लगता कि ईरान जो है अगले 4-5-6 हफ्ते तक कहीं भी जाएगा। ईरान की कैपेबिलिटी है साहब, ईरान तो अपनी मिसाइल और अपने 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 उस पे सर्वाइव कर रहा है ना, अपने ड्रोन्स पे, और वो उसकी शक्ति है। तो उस शक्ति को प्रोड्यूस करने में आई एम श्योर उसने अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज, मैन्युफैक्चर, सप्लाई चेन वगैरह उसने किया होगा उसका अरेंजमेंट, और कंप्लीट नेशन लग जाएगा। अमेरिका की दुविधा भी होगी थोड़ी बहुत लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के लेके, लेकिन अमेरिका के पास बहुत मिलिट्री पावर है साहब। B2 बॉम्बर जब आएंगे, जब एक स्वीप होगा बहुत भारी, देखिए कितनी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन हमारी अमेरिका के पास कैपेबिलिटी तो है ना, कैपेसिटी तो है ना साहब। तो अगर ये कैपेबिलिटी नहीं हो, सब वॉर गेम कर रखा है। आप देखिए ना, इजराइल ने उठा के लेबनान में क्यों स्टार्ट कर दिया? क्योंकि इजराइल को कॉन्फिडेंस है कि भाई इस टाइम पे एक साथ में हिजबुल्लाह को सॉर्ट आउट करके लेबनान को भी उसी दिशा में ले आओ जिस तरह से वेस्ट बैंक में आपने कर रखा है, तो या जिस तरह सीरिया में कर रखा है, या जिस तरह से गोलन हाइट्स में कर रखा है। आप अपनी स्ट्रेटजी के तहत ये लोग काम कर रहे हैं, और उस स्ट्रेटजी में इतनी जल्दी कुछ भी जो आज की प्रेडिक्शन बहुत डिफिकल्ट है। दोनों ने खूब वॉर गेमिंग कर रखी है, कंटेंजेंसी वर्कआउट कर रखी है, वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल है। लेट्स गो बाय दैट। नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति में जब ये भी हो सकता है कि अमेरिका अभी वेट एंड वॉच पे है, उस तरह से अमेरिका एक्शन नहीं ले रहा है या उस तरह से पावरफुल जैसे आपने B2 बॉम्बर्स का जिक्र किया वो नहीं कर रहा है, तो आने वाले समय में जब लगेगा कि मिडिल ईस्ट में या खाड़ी देशों में या इजराइल के ठिकानों पर बहुत एग्रेसिवली ईरानी मिसाइलें डैमेज कर रही हैं, तो फिर वो स्थिति आएगी कि 2 दिन 4 दिन में ये युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, मेरा लगता है कि उनकी फर्स्ट फेज की जो प्लानिंग थी वो यही थी कि इनके टॉप लीडरशिप को जो है वो कंप्लीटली डीकैपेसिटेट कर दो, उनको एलिमिनेट कर दो, जो उन्होंने किया 45। और उसके साथ साथ इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स और जो एयर सर्विलेंस सिस्टम्स और जो इनकी कैपेबिलिटी है टू डिस्ट्रॉय फाइट बैक, जो एयर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको काफी हद तक छवि बता दो, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को, उनके उनके स्पेस साइबर सिस्टम्स को, वो सब करके उन्होंने मेरे ख्याल में फर्स्ट फेज में जो उनको थोड़ी सी उम्मीद नहीं थी वो ये नहीं थी कि जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं जैसे दुबई है, जैसे ओमान है, जो उतनी हैवीली प्रोटेक्टेड नहीं है डिफेंस सिस्टम से, आपके बेसिस हैं कि वो आपकी रिफाइनरी पे जाएगा सऊदी अरेबिया में, आपके काउंसलेट पे जाएगा सऊदी अरेबिया में डायरेक्टली, शायद ये उसको थोड़ा सा सरप्राइज मिला है, वो सेटबैक है। लेकिन मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी के हिसाब से अगले 5-6 दिन आप और हैवी बम्बार्डमेंट देखोगे, और फिर आप जो है कहर देखोगे। तो कहर में अगर सस्टेन कर गया ईरान तो सस्टेन कर गया, उसके बाद अगर उसको सस्टेन कर गया तो फिर ईरान जो है, बिकॉज ईरान का तो एग्जिस्टेंशियल इशू है ही है। इजराइल को कोई खतरा नहीं साहब, जो लोग कहते हैं ना इजराइल के अस्तित्व का खतरा, साहब इजराइल के अस्तित्व का कोई खतरा नहीं है, किसी में इतना दम नहीं है कि इजराइल के अस्तित्व को खत्म कर दे। सब डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स हैं दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए। आज के दिन अगर खतरा है तो जिस तरह से इराक डिमिनिश हो गया, जिस तरह से सीरिया डिमिनिश हो गया, जैसे लीबिया डिमिनिश हो गया, आज ईरान को वो खतरा है कि क्या, जैसे यूगोस्लाविया मैप से गया, सर्बिया वो टूट टाट के, सोवियत यूनियन टूट गया। साहब दुनिया को डर इन चीजों का, जब तक सोवियत यूनियन का बैलेंस ऑफ पावर थी ना साहब, खुली छूट नहीं थी ना, तो जिस दिन बर्लिन वॉल गिरी, चाहे वो पीसफुल उसके लिए गिरी, चाहे हेलमेट कॉल यूज किए गए, मिट्रॉन यूज किए गए, चाहे उन्होंने कहा ये इससे दिस इज फॉर यूरोपियन यूनिटी, जो भी था वो सब क्रम्बल होता चला गया साहब। और लड़ाई जो है आज ऐसी जगह आ गई है जो दुनिया का स्ट्रेटेजिक एरिया।
अब एक बार फिर एक सवाल भारत पे अचानक ध्यान आया कि जैसे बीजेपी के लीडर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली या बहुत सारे जो अमेरिका को लेकर बहुत तारीफ के भाव में रहते हैं, वो सब बहुत सारे लोग लिख बोल रहे हैं कि भाई ईरान का स्टैंड भारत के खिलाफ रहा है, चाहे 71 वार हो चाहे 65 वार हो। निशिकांत दुबे जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने ट्वीट किया था 2 दिन पहले। तो फिर ईरान के पक्ष में भारत को क्यों क्यों बयान दे, या ईरान के साथ खड़े होने के लिए भारत की क्या जरूरत है, अगर ईरान भारत का दोस्त नहीं था जहां ईरान की जरूरत थी या जहां ईरान ने भारत की मुखालफत की। देखिए, पहले तो मैं 71 वॉर का मुद्दा स्पष्ट कर दूं। उस टाइम 71 वॉर के टाइम पे शाह ऑफ ईरान जो थे, ईरान के राजा थे। ईरान अमेरिका का पिट्ठू था। जिस अमेरिका की आज आप बात कर रहे हैं, इमरान तो उसी का पिट्ठू था और अमेरिका आपके खिलाफ था साहब। तो वो आप क्या सोच रहे हैं? और यम किपुर वॉर में तो ईरान ने इजराइल का भी साथ दिया था। तो वो एक दौर अलग था साहब। फिर एक दौर आया जो खमेनीज का, जो वो दौर आया जिसमें इराक ईरान की का युद्ध चला। फिर इराक के साथ भी इंडिया के उस टाइम पे स्टिल बेटर रिलेशंस थे। तो और फिर एक दौर आया जिसमें उन्होंने तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए भी की, 6 बार पोर्ट भी दिया। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए, वो अयतुल्ला खोमेनी हार्डलाइनर्स की स्टेटमेंट हो सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जैसे धारा 370 पे उन्होंने स्टेटमेंट दी। उन्होंने जैसे हमारे यहाँ जो छोटे मोटे इंसिडेंट्स थे, जो भी कुछ थे, मार्जिनाइजेशन ऑफ जो मुस्लिम इस्लाम, जो मुस्लिम्स की जो दुनिया महसूस कर रही थी, कुछ लोग यहाँ थे जो महसूस कर रहे थे, उसको उन्होंने एक्सप्रेस किया। तो भारत की इतनी बड़ी, जब क्रिटिकल था 90, जब क्रिटिकल स्टेज थी, जब 92 में जब उन्होंने हमारा पक्ष लिया, जो भी कुछ कश्मीर में हो रहा था यूएन में, तो ये जरूर है, ये चेकर्ड हिस्ट्री कह लो। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान अगर आपका नोन एनिमी है, पाकिस्तान से नॉन टेररिज्म है, तो पाकिस्तान की बैक पे तो वो है साहब। तो फर्ज तो आपका बनता है कि उस तरफ इजराइल एक कोने में बैठा है साहब, आपको थोड़े बहुत हथियार दे देता है पैसों से, वो तो आपका स्ट्रेटेजिक फ्रेंड हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा उससे आपको क्या हासिल हो रहा है। क्या वो आपको बेस दे रखा है उसने? क्या आपने कुछ टेक्नोलॉजीज वो दे रहा है, उसकी कॉस्ट ले रहा है साहब। वो चाइना को भी दे रहा है साहब। मैं आपको बताऊं, चाइना का उसका $20 बिलियन का ट्रेड है। हमारा और उसका चाहे $3-4 बिलियन का ट्रेड किया होगा, उसमें काफी हथियार होंगे जो हमने खरीदे होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए ना कि भाई अफगानिस्तान और ईरान के जरिए पाकिस्तान को आइसोलेट करें। सब हमारी दुश्मनी 36 का आंकड़ा तो चाइना और पाकिस्तान से है। बाकी दुनिया में कोई देश हमारे खिलाफ नहीं है। अमेरिकन लोग हमारे साथ हैं, इजरायली लोग हमारे साथ हैं, ईरानियन पीपल भी, बहुत से लोग हमारे साथ होंगे। ट्रेड किया उन्होंने आपके साथ बहुत टाइम पे। ऐसा कुछ नहीं है साहब। आपका ईरान का ट्रेड का अगर देखें, आप देखें कितनी वॉल्यूम थी एक टाइम पे। तो दुनिया में इन छोटी बातों से, देखिए आज के दिन अनफॉर्चुनेट पार्टी है, बहुत से लीडरशिप पॉलिटिकल डोमेस्टिक उसको उलझाने के लिए हर चीज कर रही है। तो ये सही बात हमारी नहीं, ये ग्लोबल फिनोमेना है। डोमेस्टिक ऑडियंस एक ग्लोबल फिनोमेना है, बिकॉज स्टेट्समैन नहीं है ये, पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के थ्रू पावर हासिल की है। ये स्टेट्समैन नहीं है जिनको पावर मिली थी बिकॉज किसी स्टेट पे उन्होंने प्रोटेक्शन की थी। यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पावर उनके पास गई थी जिन्होंने फासिज्म के खिलाफ युद्ध लड़ा था। भारत में पावर उनके पास आई थी जिन्होंने कॉलोनिज्म के खिलाफ साहब, जिन्होंने सब कुछ छोड़ के त्याग के साहब, उन्होंने त्याग किया था साहब। नेहरू जी ने त्यागा था। आप लोग सोचते हो जाइए इलाहाबाद, कमाल की बात कर देते हैं जब आप कह देते हैं साहब उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, लूट लिया, वूट लिया। अरे साहब वो लूट और प्रॉपर्टी डीलिंग कर देता अगर नेहरू का परिवार इलाहाबाद में, तो साहब भाई बड़ी स्वराज गलत भवन सोच है लोगों स्वराज की। भवन और आनंद भवन जैसी इमारतें जिनके पास आजादी के पहले थी। साहब और साहब हाँ, मतलब ये क्या, और बापूजी देखिए साहब क्या नहीं त्यागा। अरे साहब जब आपने उनको रेलवे स्टेशन पे उतारा था तो लंदन स्टिच सूट पहना था ना, आई इटालियन सूट था शायद मेरे ख्याल में, और लेदर सूटकेस था वो भी शायद इटली से था, और गोल्ड वॉच थी साहब, फर्स्ट क्लास में थे, अपने पैसे से बैठे थे साहब। और वो आदमी एक लंगोटी में चला गया, क्या दे गया आपको? आपके देश को आजादी दिला, दुनिया को आजादी दिला। तो साहब इन लोकल बातों पे मत जाइए, लोकल स्टेटमेंट पे मत जाइए। भारत को एज ए कंट्री, एज ए इंडिया राइजिंग, इंडिया की दो बड़ी शक्तियां हैं। हमारे पास कोई बड़ी माइन नहीं है, ऑयल तेल कोई हम ऐसा नहीं पैदा करते हैं।
हमारे पास कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री ना, हम एयरक्राफ्ट नहीं बनाते दुनिया के, हम दुनिया की कोई बड़ी चीज वो हम खुद ही लेते हैं। भारत की दो पावर है साहब, भारत का एंटरप्रेन्योर और भारत का यूथ या भारत की जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये दोनों जो है दुनिया में छा रखे साहब, ये भारत को आगे ले जाएंगे। तो इनको नहीं, और मॉरलिटी चाहिए, दुनिया में पीस चाहिए और दुनिया में कानून चाहिए ऐसा जो दुनिया उस कानून के तहत चले। अनलॉफुल कंट्रीज में तो वैसे ही नहीं चलता। आप यूरोप में क्यों जाते थे, अमेरिका में क्यों जाते थे? बिकॉज लॉ ऑफ द लैंड पे लोग ट्रस्ट करते हैं, वहां हर एक चीज है, प्रोटेक्शनिज्म है, आर्बिट्रेशन हैं, और लॉ आपको गारंटी करता है कुछ चीजें। अगर इस किस्म का माहौल दुनिया में फैला दोगे तो दुनिया के लिए बहुत खतरा है, मेरा मानना है। सही बात है। और जनरल विशंबर दयाल साहब, ये बात भी है ना कि अगर निशिकांत दुबे जैसे बीजेपी के एमपी अगर ईरान के 1965 और 71 के स्टैंड की वजह से कहते हैं कि उन्होंने भारत का साथ नहीं दिया, तो भाई हम लोगों ने जो पढ़ा है वो तो ये पढ़ा है कि 71 में अमेरिका ने 7th फ्लीट भेज दिया था, निक्सन ने इंदिरा गांधी को 45 मिनट तक वेट कराया था, किसिंजर ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था। तो अमेरिका अजीत जी, तो उस वक्त हमारा सबसे बड़ा अजीत दुश्मन जी, था। अजीत और जी, आप तो ऑपरेशन सिंदूर में जो फजीयत अजीत की जी, उसका क्या ही कहा जाए। अजीत जी, आपने तो 98 ब्लास्ट कवर किए। मैं बिल्कुल तो मॉस्को में था, आप लोगों ने टीवी चैनल पे, मैं तो वो वहां अपना एक बिल्कुल। हिंदी चैनल पे आप लोगों ने 98 ब्लास्ट क्या किया था अमेरिका ने? अमेरिका ने तो सैंक्शन लगा दिए थे। अगर साहब आप 99 की लड़ाई में है तो आपके सैंक्शन थे, अमेरिका कारगिल के टाइम तो आपके ऊपर अमेरिका के सैंक्शन थे। और अगर आपने उस टाइम पे इजराइल से कुछ मिल गया, अरे वो कंट्री आपकी तो दोस्त तो रशिया है, जिसने कारगिल में भी कहा साहब जो मेरे पास से लीजिए, टूटे हुई हालत में था ना, लेकिन वो आपके साथ खड़ा, उसने कंडम किया बारबरिक। उनकी जब उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा ये जो सौरभ कालिया का वो है, दिस इज बारबरिक, ये सब पुराने जन्म करता था। सोल्जर बॉडी इज नॉट टू बी रिस्पेक्टेड लाइक दैट, ए सोल्जर इज टू बी रिस्पेक्टेड। उन्होंने खुद पूरी दुनिया की प्रेस को उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, मैं मॉस्को में था। तो मेरा मानना ये है कि ये अमेरिका के ने तो बहुत कुछ किया ऐसा, ये, और हमने 25 साल इन्वेस्ट किए, तो आपने पिछले 2 साल में क्यों हाहाकार मचा दी? तो फिर अगर 25 साल इन्वेस्टेड थे हमारे, तो फिर आपको थोड़ी मॉडरेट दिखानी चाहिए थी। आपको इंडियन जो लोग हैं उनको स्टडी करना चाहिए था कि भाई दोबारा ट्रंप पावर में आएगा तो उसका क्या रवैया होगा, उसका कैसे बिहेवियर होगा, हाउ टू मॉडरेट इट, हाउ टू इन्फ्लुएंस हिम। तो आपको, वो तो आपका काम है सर, सरकार तभी तो है आपकी। आप स्टेटमेंट देने की बजाय कुछ इरेलीवेंट लोग स्टेटमेंट दें, उससे तो ये है कि आपके जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको पहले से ये सब सोचना चाहिए इस बार कौन पावर में आ सकता है। अगर एक कंट्री जो पावरफुल है वहां से पावर दुनिया में, अगर वहां से इन्फ्लुएंस करती है दुनिया के डिसीजन मेकर को, तो आपको चिंता होनी चाहिए, बिकॉज हमारी तो 5-6 उनके साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हैं, अभी साइन किया अक्टूबर नवंबर में, डिफेंस कॉपरेशन है। तो वो हमारा, और हमारा नेचुरल फ्रेंड है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारे 5 मिलियन डायस्पोरा है साहब, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं, मैं आई एम एंटी अमेरिका और जब मैं प्रो ईरान ना साहब ना, मैं कह रहा हूं मूल मूल्य, अगर भारत जैसे देशों को दुनिया में अगले 50 साल में दुनिया को उस तरफ ले जाना है जहां प्रॉस्पेरिटी हो, तो मूल सिद्धांतों का दुनिया के अंदर सुरक्षा करना आज दुनिया के जो बड़े लीडर्स हैं, बड़े मुल्क हैं, उनका कर्तव्य बनता है साहब। किसी पीढ़ी ने कर्तव्य बनाया था, अपना कर्तव्य समझा था, फासिज्म का विरोध किया था। Hitler was fascist. That time Japanese were fascist, right? Their entire their decisions were fascist, right? आप अंडमान निकोबार में जाके पूछ लिए, जब थोड़े दिन वो आए थे वहां, उन्होंने कितना फासिज्म शो किया था। आप अगर उस दौर से गुजरे हैं और आपने कॉलोनिज्म 55 कंट्रीज वर अंडर दूसरी एक साथ भारत के बाद वो हुए, तो आप ना तो न्यू कॉलोनिज्म को सपोर्ट कर सकते, ना आप न्यू टेररिज्म की एक वेव स्टार्ट हो सकती है दुनिया में उसको सपोर्ट कर सकते। आपको मूल मूल्यों को प्रोटेक्ट करके आई थिंक कहीं शांति का रास्ता देखना। हम जानते हैं, बोलते हैं वी वांट पीस, लेकिन हम वो टूल्स कहां से लाएं, वो परी कहां से लाऊं, वो एक गाना नहीं है क्या था, वो टूल्स मेरे ख्याल में दुनिया के पास नहीं है जो इसको करें। आखिरी सवाल यह है कि जो भारत का स्टैंड है ट्रंप
के रिजीम में, उससे ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका भारत को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी जिस ढंग से ट्रंप के या जेडी वैंस के ट्वीट थे, या जिस तरह से इक्वलाइज कर रहा था, एक तराजू पर उनके लिए शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर भी, और दूसरे तराजू पर प्रधानमंत्री मोदी। जो भारत का दुश्मन है पाकिस्तान, जो भारत में आतंक के आकाओं का पनाह देता है, उसको भी बराबर कर रहा था ट्रंप, और ट्रंप ने जनरल मुनीर को अपने यहां लंच या डिनर पे भी बुलाया। तो अमेरिका तो आपको, पाकिस्तान को एक तराजू पर तौलता है, कभी ऐसा नहीं दिखाता है कि पाकिस्तान के बरक्स आप उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। लेकिन आप किसी भी मौके पर प्रतिवाद नहीं करते हो। जब 90 बार ट्रंप ये बयान देते हैं कि ये वार तो हमने रुकवाई, ट्रेड डील करवाई, तो ये मजबूरी क्या है? ये जरा अगर आप एक फौजी पर्सपेक्टिव से समझें, अमेरिका के सामने भारत इतना कहें कि मुंह खोलकर न बोलने की स्थिति है, तो क्या मजबूरी है? देखिए, भारत की कोई मजबूरी नहीं हो सकती, भारत देश की। आज के दिन जो भी कोई कहता है ना कि भारत देश को मजबूरी में हम रशिया से तेल नहीं ले रहे बिकॉज हमारी मजबूरी है, ये सब बहाने। अगर हमने उसके 98 में अगर उसने कहा कि भाई सैंक्शन लगाऊंगा, और उसने पहले सैंक्शन रखे, उसने हमें किया, हमारी कोई मजबूरी नहीं साहब। देखिए, मैंने जैसे कहा, अमेरिका एक ऐसा गेम खेल रहा है कि भाई अमेरिका का गेम असली है किसी तरह से चाइना को वापस वहीं भेज के मार्जिनलाइज करना, चाहे चाइना का इन्फ्लुएंस दुनिया से खत्म हो, जो कि बिल्कुल कहीं हद तक मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। चाइना डिफरेंट टाइप ऑफ ए टेरर है, राइट? और आइसोलेट करो रशिया को, क्योंकि रशिया ने हमेशा मूल मुद्दों पर, यूएन में देख लो, मूल मुद्दों पर बड़ी खुल के बात की। तो उसको कंप्लीटली आइसोलेट कर दो ताकि वो वहीं आइसोलेट है, वो भी एक डिप्लीटेड पावर। और बाकी दुनिया जो है, जो ये उभरते देश हैं, इंडिया है, इंडिया के तो अब साउथ अफ्रीका है, इजराइल, वो अपना सॉरी ब्राजील वगैरह, जो ये अर्जेंट, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, साइज में बड़ी हैं, और जो इंडिया के साथ लगती हैं, खड़ी हुई हैं, इन सबको दुनिया सोचे कौन क्या फर्क पड़ता है, ये क्या बोल रहे हैं, मतलब इंडिफरेंट कह लो या इनको इग्नोर कर दो। तो इस किस्म का वो एक माहौल, आप इससे निकलने के लिए आपको साहब, आपके पास बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, आपके पास इतनी बड़ी और इतने काबिल डिप्लोमेट्स हैं साहब। आप कमाल की बात है, मैंने मॉस्को में देखा, हमारे डिप्लोमेट्स 24/7 काम करते हैं, बहुत मेहनती हैं और बहुत कैपेबल हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपको तो वो बहुत कुछ यूज करना पड़ेगा ताकि दुनिया आपको उस बास्केट में ना सोचे कि भाई कुछ भी होता रहे, ये तो उस बास्केट में है। वो आपको उस बास्केट में डालना चाहता है, मेरा मानना है। अब आप किस हद तक उसको सफल होने देंगे, ये आपके उस पर। मिलिट्री एज ए मिलिट्री पावर, एज ए नेशनल पावर, एज ए पॉलिटिकल स्टेबल कंट्री, एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, मैं नहीं समझता। और एज ए मल्टी डायमेंशन कंट्री, एज ए मतलब एक डाइवर्स कंट्री जहां इतने स्टेट्स हैं, इतनी वो हैं, बहुत बहुत पावर है आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जंग लंबी खिंची तो हम लोगों की कई बार बात होगी, वैसे हम लोग एक नागरिक के तौर पर, इंसान के तौर पर, ऐसी किसी भी जंग के लिए यही दुआ करेंगे कि जल्दी खत्म हो, क्योंकि जंग में जब हथियार और मिसाइलें चलती हैं, बम बरसते हैं, बेकसूर बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं, जैसे वहां स्कूल की बेटियां, बच्चियां, 6 साल, 8 साल, 10 साल की 160 बच्चियां मारी गई। देखते हैं। थैंक यू, फिलहाल बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।